टॉपिक हम लोगों का चल रहा था श्वसन। श्वसन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब मानव जैसे हम लोग श्वसन जो हम लोग क्रिया करते हैं वो हमारा फाइनली बहुत सारा स्टेप में जाकर के पूरा होता है। तो उसमें कुछ स्टेप हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे पहला स्टेप हम लोग पढ़े हुए थे अंतः श्वसन। मानव श्वसन में श्वसन प्रक्रिया के दौरान कुछ स्टेप लिए जाते हैं। मतलब समझो कि जैसे पोषण में हम बताए थे आप लोगों को, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मुंह में भोजन को डालते हैं, उसके बाद से आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद से वहां से पोषक पदार्थ अलग निकलता है, फिर वो ब्लड से मिल करके कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में। एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पूरा होता है। इसी तरह से श्वसन के प्रक्रिया में भी कुछ चरण की कुछ श्रृंखला में जाकर के पूर्ति होता है। मतलब कुछ चरण जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप क्रिया होती है, अब तब जाकर के फाइनली हमारा ये श्वसन की क्रिया क्या होता है, संपन्न होता है। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, यह क्रिया विधि निम्नलिखित चरणों में पूरा होती है। पहला अंतः श्वसन, दूसरा वाह्य श्वसन। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अंतः श्वसन का मतलब होता है वायुमंडल से वायु का फेफड़े तक आना, वायुमंडल से वायु का फेफड़े तक आना अंतः श्वसन। अब पुनः फेफड़े से वायु का वायुमंडल में जाना क्या कहलाता है, वाह्य श्वसन। क्या कहलाता है, वातावरण से वायु का फेफड़े में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। पुनः फेफड़े से वायुमंडल में वायु की जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाह्य श्वसन कहते हैं। ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए इसमें हम लोग फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद से गैसों का शरीर में परिवहन। गैसों का शरीर में, ये तीसरा स्टेप हो गया। गैसों का शरीर में परिवहन से मतलब होता है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन का कोशिका तक जाना, फेफड़ा से ऑक्सीजन का कोशिका तक जाना और पुनः कोशिका में जो CO2 का निर्माण होता है उसका फेफड़ा तक आना। इस तरह से जो गैसों का परिवहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैसों का शरीर में क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो ऑक्सीजन का फेफड़े से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना तथा CO2 का पुनः फेफड़ों तक आने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसको हम कहते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, तो ये चीजें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा वो होगा आंतरिक श्वसन। लास्ट स्टेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया का ये अंतिम चरण हो जाएगा, आंतरिक श्वसन। मतलब अब हम जनरली बात करेंगे कि कोशिका के अंदर क्या चलता है, कोशिका के अंदर क्या चलता है। जैसे हम वायु का मतलब ऑक्सीजन जब फेफड़ा से हमारा कोशिका में पहुंचता है तब फिर वहां पर क्या होता है, इन चीजों पर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और इसी को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये हमारा चौथा चरण हो जाएगा, आंतरिक श्वसन, जिसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी क्रियाएं कहाँ पर होती है, कोशिका में, सेल में होता है, इसीलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। एक बार डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या होता है। भोजन के पचने के बाद प्राप्त ग्लूकोज ब्लड की सहायता से कोशिका में पहुंच जाता है। इस ग्लूकोज का कोशिका में O2 द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके बाद हमें CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब समझो, जो हम भोजन करते हैं तो वो उस भोजन से जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, फाइनली जब हमारा भोजन पचता है तो उससे बहुत सारा पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। तो उस पोषक पदार्थ में एक ग्लूकोज भी होता है जो ब्लड की सहायता से कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। तो कोशिका में जब ग्लूकोज पहुंचता है और
जो श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन भी जाकर कोशिका में पहुंचता है और वहां पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी बनता है। क्या बनता है? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जो कोशिका में होता है। किसमें होता है? कोशिका में। क्या होता है कोशिका में? तो कोशिका में ग्लूकोज होता है। जो श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन हमारा कोशिका में पहुंचा हुआ है तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या चीज बनता है? 3 चीजों का निर्माण होता है, CO2, H2O और एनर्जी, ऊर्जा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे ये अपना ये सेल हो गया, कोशिका हो गया। तो कोशिका के बारे में हमें डिटेल्स में क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे जाइएगा तो डिटेल्स में पढ़िएगा। तो जो हमारे काम का चीज है उसी पर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एक डायग्राम है, ये हमारे टोटल एक कोशिका हो गया, सेल हो गया। तो इतना बड़ा दिख रहा है तो मत समझना कि बॉडी के अंदर इतना बड़ा सेल होगा। सेल एक जैसे कैसे हम लोग पढ़ें कि कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हो तो इसे एटम या हम लोग अणु बोलते हैं। एटम को देखा नहीं जा सकता, आप उसको देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है कि आप उसको मतलब नंगे आंखों से देख नहीं पाओगे। उसी तरह से हमारा जीवित प्राणी के अंदर जो होता है ना, वो जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो फिर कोशिका को आप कैसे देख पाओगे? जो अपने बॉडी से जो सबसे छोटा कि और इसको छोटा नहीं कर पाओगे तो वो हमारा क्या होगा? सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा। तो फिर भी डायग्राम इतना बड़ा दिखाया गया है ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ये कोशिका हो गया। तो कोशिका में आप ये देख रहे हो वहां, या ये जो है थोड़ा सा ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो गया आपका कोशिका द्रव जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये वाला चीज जो आप देख रहे हो ये वाला, ये सब कौन सी हो गया? ये हो गया अपना कोशिका द्रव जो हमें इसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कि बहुत सारी क्रियाएं कोशिका द्रव के अंदर होती है। उसके बाद से दूसरा जिसमें हमको जरूरत पड़ेगा वो है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये जो शेप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ये हो गया अपना डीएनए हो गया, है कि नहीं। उसके बाद से ये वाला लाइसोसोम हो गया, ये हो गया हाँ राइबोसोम हो गया, ये वाला जो ब्लैक 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 स्पॉट डॉट 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 जो आपको दिख रहा है ये राइबोसोम हो गया, है कि नहीं। ये ग्रीन कलर वाला आपका कोशिका द्रव हो गया। इस न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए के बारे में हम बायोलॉजी में बायो जब हम जा करके क्या कहते हैं आनुवंशिकता में जैव विकास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे डीएनए के बारे में हम लोग डिटेल्स पे पढ़ेंगे। इसी तरह से ये हमारा सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है जिसको मिला करके हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। तो सेल के अंदर ही आपका ऑक्सीजन गया हुआ है, इस सेल के अंदर ही आपका ग्लूकोज आकर के स्टोर हुआ है और उसके बाद से ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद से आपका बनाता है क्या चीज? CO2 बनाता है, H2O बनाता है और क्या बनाता है? ऊर्जा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंतरिक श्वसन के प्रकार। आंतरिक श्वसन जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं अवायवीय और दूसरे क्या बोलते हैं? वायवीय। एक को हम बोलते हैं अवायवीय जिसको अनॉक्सिक श्वसन भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक एस्पिरेशन। वायवीय श्वसन ऑक्सी श्वसन जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है? 2-3 जो है अंतर आप बताएं। ठीक है, तो ये सब किसके प्रकार हो गए? आंतरिक श्वसन के। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया वायवीय और एक हो जाएगा अवायवीय। वायवीय को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन और अवायवीय को हम लोग बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं, बाद में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे।
वायवीय श्वसन, जो श्वसन O2 के उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय मतलब ये वायु के उपस्थिति, वायु मीन्स ऑक्सीजन, वायु मीन्स ऑक्सीजन। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो होता है ना, कोशिका द्रव कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव। ये हो गया अपना जो ये देख रहे हैं कोशिका द्रव हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला हो जाएगा। तो इसी दोनों में अपना वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वायवीय श्वसन प्रक्रिया कहाँ पर होता है? हाँ, सेल के अंदर ये दोनों होते हैं, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अच्छा, तीसरा, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन का पहला चरण स्टार्टिंग इसका जो होता है कोशिका द्रव में, और फाइनली जाकर के कहाँ पिंड होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वायवीय श्वसन दो जगह पर जाकर के होता है। पहला होता है किसमें? कोशिका द्रव में, और दूसरा कितना होता है, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? फर्स्ट स्टेप कोशिका द्रव, और उसके बाद सेकेंड कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे आपको हम बताएंगे डिटेल्स में कि एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद तीसरा हो गया अपना वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में इसके अपेक्षा ज्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, ज्यादा एनर्जी प्राप्त होता है। क्यों होता है आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये हो गया कि वायवीय श्वसन किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह कहाँ कहाँ होता है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या होता है? पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। फिर वायवीय श्वसन में ज्यादा एनर्जी हमको मिलता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन की अपेक्षा ज्यादा एनर्जी मिलता है। और सेम इसका उल्टा इसमें होता है। अवायवीय में क्या होता है? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर यहाँ पर क्या होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, या कोशिका द्रव भी इसको बोला जाता है। कहीं कहीं कोशिका द्रव भी लिखा जाता है, कोशिका द्रव्य भी लिखा जाता है, तो दोनों सेम चीज है। तो अवायवीय श्वसन कहाँ पर पूरा होता है? और वायवीय श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूरा होता है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की अपेक्षा कम ऊर्जा बनता है। तो अवायवीय श्वसन में एनर्जी क्या होता है? कम रिलीज होता है, ऊर्जा कम बनता है। तो अवायवीय श्वसन किन की जीवों में होता है? किस टाइप के? कीट हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इसमें किण्वन प्रक्रिया भी आ जाता है। और वायवीय श्वसन जिसमें हम लोग आ जाएंगे, हम लोग बहुकोषीय जीव आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएंगे जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया से हम लोग अपना एनर्जी क्या करते हैं? पूरा करते हैं। आगे बढ़े। अब चलिए हम बात करते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखो। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। यहाँ ग्लूकोज का एक अणु आंशिक रूप से विखंडित होकर के पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण होता है, जिसमें बहुत कम ऊर्जा 2 ATP का निर्माण होता है। शेष ऊर्जा पाइरुवेट के बंधन में संचित रहता है। मतलब समझो, जो आपने भोजन किया उससे जो आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ, पोषक पदार्थ, वो कहाँ पर पहुंच जाता है? कोशिका में। तो कोशिका में फिर आपने श्वसन की क्रिया किया, तो जो ऑक्सीजन आपने लिया वो ब्लड की सहायता से, हेमोग्लोबिन की सहायता से कहाँ पर पहुंचा दिया गया? कोशिका में पहुंचा दिया गया। कहाँ पर पहुंचा दिया गया? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, कोशिका द्रव में स्टार्ट होता है। कहाँ पर स्टार्ट होता है? कोशिका द्रव में। ये कोशिका द्रव आप देख रहे हो वाला, ये कोशिका द्रव में, एक कोशिका द्रव में स्टार्ट होता है। तो कोशिका द्रव में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में टूट जाता है। ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होता है, आपको बताए हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं और उसमें जो केमिकल एनर्जी प्रकाश संश्लेषण में बताए हुए थे कि जो केमिकल एनर्जी होता है वो ग्लूकोज के बॉन्डिंग में जाकर क्या हो जाता है, बंधन में जाकर के छुप जाता है। जरूरत है उस एनर्जी को निकालना, तो वो एनर्जी ऐसे निकलता नहीं है, तो ग्लूकोज सीधे चला जाता है कोशिका में, और कोशिका में कहाँ पर जाता है, कोशिका द्रव में जाता है। कहाँ पर जाता है, अब जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो होता है ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ब्रेक होता है, टूटता है। ये कोशिका द्रव ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद वो पाइरुवेट के दो अणु, मतलब ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु जो होता है टूट करके, इसको बोलते हैं पाइरुवेट। क्या बोलते हैं, तो पाइरुवेट के दो अणु बना देता है, और टूटने के क्रम में इसके बॉन्डिंग से कुछ ऊर्जा निकलता है। कितना ऊर्जा निकलता है, 2 एटीपी। कितना मतलब एनर्जी रिलीज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है, किस चीज में, पाइरुवेट में। कोशिका द्रव में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किसमें टूटता है, एक तो ग्लूकोज पाइरुवेट के दो अणु में टूटता है। दो अणु लिखे हैं, ये क्या हो गया, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। तो पाइरुवेट के कितने अणु बनते हैं, इस क्रम में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होता है। कितना ऊर्जा, 2 एटीपी। एटीपी का मतलब हो गया एक तरह का एक कंपाउंड है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए से एडिनो, साइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, ये तरह का कंपाउंड है। इस कंपाउंड के बॉन्डिंग में, इस कंपाउंड के बॉन्डिंग में एनर्जी स्टोर हो जाता है। कितना, 2 एटीपी। एक एटीपी का मतलब होता है कि 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। एक एटीपी से हमें कितना एनर्जी मिलता है, लगभग 7.3, कभी कभी कुछ ज्यादा भी हो सकता है, सेल में ये घटते बढ़ते रहता है, लेकिन अप्रोक्स मान एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है कि एक एटीपी से हमको कितना एनर्जी, एटीपी समझो कि हो गया आपका टेबलेट, हो गया, क्या हो गया, टेबलेट। जब जरूरत पड़ेगा तो एक आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगा तो एक एटीपी वहां से फूटेगा, और उसमें से कितना एनर्जी निकलेगा, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उसमें से निकलेगा। और उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं। तो एटीपी एक तरह का कंपाउंड है, इसके अंदर एनर्जी जो होता है ना, स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी को हम आसानी से जब काम करेंगे तो वहां से एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज होएगा। तो ग्लूकोज में भी होता है एनर्जी, इसमें भी एनर्जी होता है, लेकिन इस एनर्जी से हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसे एनर्जी हम रिलीज कर ही नहीं सकते हैं। जब भी एनर्जी हमारा बॉडी रिलीज करेगा, किसे करेगा, एटीपी से करेगा। तो जरूरी है कि एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो, मतलब उस कंपाउंड में स्टोर हो, एटीपी में कन्वर्ट स्टोर हो जाए जा करके। तो कोशिका द्रव में क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज का एक अणु जो होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट के कितने अणु बनता है, और कितना ऊर्जा रिलीज होता है, कहां पर होता है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। फिर आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके आगे की प्रक्रिया 3 चरण में पूरा हो सकती है। तो 2 एटीपी से हमारा काम नहीं चलेगा। अब जरूरत है कि इसके अंदर जो एनर्जी अभी बहुत सारा बाकी है इसके बॉन्डिंग में, फिर उस एनर्जी को कैसे हम बाहर लाएं, कैसे बाहर लाएं। तो इसके लिए अब कोशिका द्रव कहता है कि अभी हमारा अब ताकत इतना नहीं है कि अब हम इससे 2 एटीपी से ज्यादा एनर्जी हम इसे निकाल सकें। तो अब ये कोशिका द्रव क्या करता है कि इस पाइरुवेट को भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर भेज देता है, अब ये कोशिका द्रव जो होता है ये पाइरुवेट को भेज देता है, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका बन गया, ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका बन गया
यहाँ पर बन गया आपका पाइरुवेट C3H4O3 बन गया। कितने ग्लूकोज टूट करके कितने पाइरुवेट बना? 2। पाइरुवेट के कितना अणु? तो एग्जाम में पूछे कि एक ग्लूकोज टूटता है तो कितना पाइरुवेट के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं, मोलकूल बनते हैं। याद रहेगा ना, 2 मोलकूल बनते हैं। और कितना एनर्जी रिलीज होता है? 2 ATP। तब ये कोशिका द्रव के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि इसके अंदर जो एनर्जी है उसको फिर हम बाहर ला दें। मात्र 2 ATP एनर्जी ला सकता है। तो ये क्या करता है, इसको भेज देता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। तो 2 ATP एनर्जी भी भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पाइरुवेट भी चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। यही मेन चीज है जो हमारा इससे एनर्जी को निकालता है। मतलब पाइरुवेट को यही, इससे जितना एनर्जी है ना सबको बाहर निकालने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। तो कोशिका द्रव में क्या होता है समझ में आ गया? ग्लूकोज, एक ग्लूकोज पाइरुवेट के कितने अणु में टूटता है और कितना एनर्जी रिलीज होता है? 2 ATP। अब यहाँ पर पाइरुवेट के साथ 3 चरण में, मतलब अगला पॉसिबिलिटी बनता है कि ये पाइरुवेट क्या कहोगे, इसके आगे की प्रक्रिया 3 चरण में पूरा हो सकती है। देखो पहला क्या क्या हो सकता है। कोशिका द्रव में आपका पाइरुवेट बना। अब इस पाइरुवेट, यदि इसको ऑक्सीजन मिलेगा, भरपूर ऑक्सीजन इसको मिलेगा, तो ये टूट करके आपको बना देगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। ऊर्जा कितना? 36 ATP। कितना? कब? जब इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगा तब। तो क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितना? 36 ATP ऊर्जा बनाएगा जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तब। तो ऑक्सीजन कहाँ पर मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है। हालांकि ऑक्सीजन कोशिका द्रव में भी रहता है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन रहे या न रहे कोशिका द्रव में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे समझना, कोशिका द्रव उसको ग्लूकोज में तोड़ ही देगा। क्या करेगा? ग्लूकोज में, सॉरी पाइरुवेट में तोड़ ही देगा उसको। अच्छा, ऑक्सीजन का अभाव, मतलब जब पाइरुवेट को ऑक्सीजन का, मतलब कोशिका के अंदर जब भरपूर मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो इस स्थिति में वो बनाएगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का कुछ मतलब इतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, कुछ ऊर्जा बनेगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मान लो कि जैसे आपके बॉडी के अंदर, जैसे आप दौड़ते हो तो आपके मांसपेशियां ज्यादा वर्क करती है। तो इस स्थिति में इसके अंदर जो होता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कोशिका द्रव क्या किया है? ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ चुका है, और आप जब दौड़ते हैं तो आपके मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, तो वहां पर ये पाइरुवेट किसमें टूट जाता है? लैक्टिक अम्ल में, और ऊर्जा, कुछ एनर्जी आपका रिलीज होता है। और लैक्टिक अम्ल जब बनता है हमारे बॉडी के अंदर तो हमें दर्द का एहसास दिलाता है, पीड़ा होता है। क्या होता है? पीड़ा होता है, दर्द होता है। इसीलिए हम लोग जब दौड़ते हैं क्या करते हैं? दौड़ते हैं तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द। क्यों? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो उस स्थिति में जो हमारे मांसपेशियों के अंदर जो सेल होता है, उस कोशिका में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण पाइरुवेट तो बना हुआ है वहां पर, ये पाइरुवेट क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके चलते हमें क्या होता है? दर्द का एहसास होता है। याद रहेगा। तो आपके एग्जाम में आ जाए कि मांसपेशियों में जब हम दौड़ते हैं तो मांसपेशियों में दर्द का एहसास क्यों होता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि मांसपेशियों में दौड़ने के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमारा पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में। और जिसके चलते दर्द का क्या होता है? एहसास होता है, और हम थक भी जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में एनर्जी कम बनता है। एनर्जी क्या होता है? कम बनता है, इसीलिए हम थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो दोनों काम होता है, एक थक भी जाते हैं और दूसरा दर्द का भी एहसास होता है, दर्द का भी एहसास होता है। और तीसरा, यदि पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिले तब क्या होगा? तो उस स्थिति में
इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा का बहुत कम मात्रा इसमें से रिलीज होगा पाइरुवेट से। पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पाइरुवेट को तब क्या होगा? ब्रेक तो होगा वो, लेकिन बनेगा कौन सी? इथेनॉल, अल्कोहल। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा की बहुत कम मात्रा रिलीज होता है। और इसी प्रोसेस को तो हम किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। तो ये कौन? यीस्ट में होता है। किस में होता है ये? यीस्ट में ये क्रिया होता है। और ये कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में होता है। और ये कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भरपूर होता है। तो भरपूर ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। तो इसके आगे ये काम तीन तरह से हो सकता है। मतलब आगे यदि पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इस तरह की प्रक्रिया किसमें होता है? यीस्ट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। दूसरा, यदि ऑक्सीजन का अभाव, मतलब पूर्ण रूप से जब पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कब होता है? जब हम दौड़ते हैं। क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो इस स्थिति में हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और अभाव होने के कारण क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। और ये पाइरुवेट टूटता है, लैक्टिक अम्ल और एनर्जी का मात्रा कुछ कम बनता है, जिसके चलते हम थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा बनता है, जो हमें जिंदा रहने के लिए, वर्क करने के लिए जरूरी है। 36 एटीपी का बनना कौन सी है? जरूरी है। ऐसे में तो कोशिका द्रव से अब यदि हमको ऊर्जा चाहिए तो ये कोशिका द्रव से पाइरुवेट कहाँ पर चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहीं पर ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन इसे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद से बनाएगा CO2, H2O और 36 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। कितना एटीपी? 36 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। चलो देखते हैं एक बार यहाँ पर वायवीय श्वसन। वही वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में तो ऑक्सीजन कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हालांकि कोशिका द्रव में भी होता है, लेकिन वहां पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ये सब हो गया। तो इसको भी छोड़िए। यह प्रोसेस 2 चक्र में पूरा होता है। मतलब जब पाइरुवेट हमारा जब चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर 2 चीजें होता है। पाइरुवेट से एनर्जी निकालने के लिए कुछ साइकिल चलता है, कुछ चक्र होता है। मतलब 2 प्रक्रिया में पूर्ण रूप से एनर्जी निकलता है। ऐसा ना कि पाइरुवेट चला गया क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां से तुरंत उसके बॉन्ड में से एनर्जी रिलीज हो गया, मतलब एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है। 2 स्टेप में ये काम पूरा होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस चक्र। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र। मतलब पहले जरूरी है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव में जाए और वहां पर वो पाइरुवेट में टूटे। कोशिका के अंदर पहले क्या जरूरी है? कि ये ग्लूकोज किसके अंदर जाए? कोशिका द्रव में तो गया हुआ है, और कोशिका द्रव जो है इसको क्या करे? पाइरुवेट में तोड़े। पाइरुवेट में तोड़े, और पाइरुवेट में तोड़ेगा तो इस स्थिति में कितना एटीपी एनर्जी बनेगा? अच्छा, अब ये 2 एटीपी और ये पाइरुवेट ये वाला, ये चला जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाता है तो बहुत सारा वहां पर चक्र चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है? एग्जाम में आता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। अच्छा, अब क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि पाइरुवेट से एनर्जी को रिलीज किया जाता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि पाइरुवेट एनर्जी में क्या होता है? रिलीज होता है। अब क्रेब्स चक्र में बहुत सारा साइकिल आ जाएगा, बहुत सारा चक्र आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम भोजन चला गया हमारा अमाशय में, तो वहां पर चक्र चलता, साइकिल चलता है। पहले क्या होता है?
पहले क्या होता है कि HCl रिलीज होता है, वो पहले भोजन को अम्लीय बनाता है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद से क्या होता है, पेप्सिन वगैरह रेनिन वगैरह आता है, जो अघुलनशील प्रोटीन को क्या बनाता है, पेप्टोन में। उसके बाद से सेलेसमा, क्या चीज सेलेसमा, एक चक्र ही ना चल रहा है, उसके बाद से हमारा क्या होता है, वो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले लीवर क्या छोड़ता है, पीत रस क्या छोड़ता है, तो वो क्या करता है, उसको क्षारीय बनाता है। ये क्या है, ये प्रक्रिया ही ना चल रहा है। उसी तरह से जब हमारा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जाता है, तो बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप क्रियाएं होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, ताकि पायरुवेट से एनर्जी को रिलीज किया जा सके, रिलीज किया जा सके। अब यहाँ पर नोट में हम लिख दिए कि एक पायरुवेट इस अम्ल में 18 ATP एनर्जी होता है। मतलब पायरुवेट का ये वाला, पायरुवेट का एक तो अणु यदि ब्रेक होगा, टूटेगा ना, तो उससे 18 ATP एनर्जी रिलीज होगा। तो 2 ATP से कितना, तो एक ग्लूकोज क्या करता है, दो तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक पायरुविक एसिड के पास कितना होता है एनर्जी, 18 ATP। तो दो पायरुविक एसिड के पास कितना हो जाएगा, 36 ATP हो जाएगा। कितना ATP, अब पहले से 2 ATP है ना, पहले से 2 ATP है। ग्लूकोज जब पायरुविक में बना था कितना ATP, 2 ATP। और 2 पायरुविक अम्ल बना, ये सब चला गया, मतलब ये सब कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक ठो पायरुविक अम्ल से कितना ATP एनर्जी रिलीज होता है, तो 2 ठो ना पायरुविक एसिड गया हुआ है। एक ग्लूकोज टूट करके कितना पायरुविक, तो 2 पायरुविक एसिड से कितना एनर्जी, और 2 कोशिका द्रव जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा है, तो 2 ATP वो हो गया। तो टोटल 36 है, 2 38 ATP जाकर के एनर्जी। मतलब एक ग्लूकोज को टूटने से कितना एनर्जी प्राप्त होता है, 38 ATP प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया 36 ATP वो तोड़ देता है, कोशिका द्रव में 2 ATP हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 38 ATP। तो याद रखना कि हमारे एक ग्लूकोज के टूटने से कितना ATP, 38 ATP। एक पायरुविक अम्ल में कितना ATP, 18। 2 पायरुविक एसिड में 36 ATP। और 2 ATP आपका जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा हुआ था, तो 2 ATP और ये 36, मतलब एक ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में कितना टूटने से माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एनर्जी हो गया, 38 ATP। कितना, 38 ATP एनर्जी हो जाएगा। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ATP जो होता है इस तरह से गोल ऐसे अंगूर के दाना के जैसा होता है, इसी में हमारा एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम आसानी से काम में ला सकते हैं, आसानी से काम में ला सकते हैं। अब क्रेब्स चक्र क्या होता है, मतलब पायरुविक अम्ल जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो वहां पर जो साइकिल चलता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब चक्र। क्या बोलते हैं, तो क्रेब चक्र में क्या होता है, हालांकि ये चीज आपको डिटेल्स में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, कि ताकि आगे जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्रेब चक्र में क्या होता है, ध्यान से देखो। क्रेब चक्र का मुख्य कार्य शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल से ऊर्जा निकालना है। इस चक्र का मेन टारगेट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक अम्ल पहुंच गया, तो उससे एनर्जी को रिलीज करना, इसी का मेन काम है। किसका काम है ये, क्रेब चक्र का। किसका, क्रेब चक्र का। अब क्रेब चक्र में क्या क्या पूरा होता है, ध्यान से देखो। पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनाना। सबसे पहले इस चक्र में क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक अम्ल जब पहुंच जाता है, तो वहां पर पायरुवेट को बदला जाता है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पायरुविक अम्ल किस में बदल गया, ये सब कंपाउंड हो गया, एक तरह का यौगिक हो गया, जिसके अंदर जाकर एनर्जी स्टोर होते रहता है। तो पायरुविक एसिड से अब ये बना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। अच्छा, दूसरा चरण में क्या होता है कि एसिटाइल CoA और जो ऑक्सैल एसीटेट मिल करके सिट्रिक एसिड बनाता है। अब दूसरा चरण में क्या होता है कि ये और ये दोनों मिलता है, और मिलने के बाद से सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। ये भी एक तरह का कंपाउंड हो गया, नहीं। अच्छा,
सिट्रिक एसिड कई चरणों में टूटता है जिससे निकलता है ऊर्जा। क्या निकलता है? ऊर्जा स्टोर करने वाले अणु जैसे NADH, FADH2। मतलब अब इसके आगे की प्रक्रिया क्रेब्स। पहले क्या हुआ कि पाइरुवेट एसिटाइल CaO में टूटा, उसके बाद से एसिटाइल CaO और ऑक्जेलो एसीटेट मिल करके सिट्रिक एसिड बनाया। उसके बाद से सिट्रिक एसिड जो है ना कई चरण में टूटता है, कई चरण में टूटता है, जहां पर एक एक करके यहाँ पर आपको बताया गया। सबसे पहले ये NADH, FADH2 ये अणु बनाता है। क्या बनाता है? अणु। इस अणु के अंदर एनर्जी कुछ स्टोर हो जाता है। अच्छा, CO2 जो हम लोग श्वसन के दौरान, ये क्रेब्स चक्र में ही CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर बनता है? क्रेब्स चक्र में ही जाकर के ये बनता है। जो पाइरुवेट में आपका C3H4O3 है ना, तो उसका कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। किसमें? CO2 में। तो CO2 जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के काम के लिए काम का नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और ATP बनता है। क्या बनता है? ATP भी एक कंपाउंड है। कौन सी है? कंपाउंड है जिसके अंदर ऊर्जा स्टोर होता है। तो इसके अंदर भी ऊर्जा स्टोर होता है। ये भी एक अणु है, ये भी एक अणु है, ये भी एक कौन सी है? कंपाउंड है, ये भी एक अणु है। इस सब के अंदर ऊर्जा क्या होता है? स्टोर होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर स्टोर होता है, और इसी के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होता है उसी को हमारा बॉडी जो है ना अपने काम में क्या करता है? लाता है। ये सब किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। समझ में आया? क्रेब्स चक्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है पायरुविक अम्ल से एनर्जी निकालने का एक स्टेप बाय स्टेप कौन सी है? प्रक्रिया है। फाइनली हमारा पायरुविक अम्ल किसमें टूट जाता है? इसमें CO2 बनता है ATP। तो ATP में जो एनर्जी स्टोर होता है उसी एनर्जी को ही हमारा बॉडी क्या करता है? एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब उसी से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बाकी सबसे एनर्जी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म लिख दिया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक ATP से यदि एक अणु निकल जाए, मतलब ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट। कितना? तो उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाए तो एडिनो डाइफॉस्फेट बन जाएगा। एक फॉस्फेट निकलेगा तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जैसे हम काम करेंगे तो पहले ATP किसमें बदल जाएगा? ADP में। और फिर हम भोजन करेंगे तो फिर कुछ एनर्जी जाकर के ADP से मिलकर के क्या बन जाएगा? ATP। तो ये क्रम चलते रहता है। ATP काम करोगे तो इसे एक फॉस्फेट निकलेगा और उसके अंदर एनर्जी जो होगा वो रिलीज होगा, जिससे हम काम करेंगे। तो ATP से क्या बन जाएगा? ADP। डाई का मतलब क्या होता है? 2। और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। इसमें 3 फॉस्फेट हो गया, इसमें कितना? 2। इसका मतलब एक निकल गया। ये कब निकलता है? जब हमको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, जब हम काम करते हैं तो ATP किसमें कन्वर्ट होता है? ADP। फिर उसको एनर्जी मिलेगा तो फिर ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। एक ATP से लगभग कितना एनर्जी रिलीज होता है? 7.3 किलो कैलोरी। घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन एक मानक रूप हो गया। बार बार बोल रहे हैं, ये मानक रूप हो गया। क्या हो गया? तो एग्जाम में आए तो ये 7.3 ही होगा, ऑप्शन में यही चीज होगा आपका। तभी समझ में आ गया कि कैसे एनर्जी श्वसन प्रक्रिया के दौरान रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है। ग्लूकोज गया, उसका द्रव में जाकर के ब्रेक हुआ किसमें? पायरुविक एसिड में। तो एक ठो ग्लूकोज 2 ठो पायरुविक एसिड में बना, और कितना ATP एनर्जी? 2 ATP। अब ये कहाँ पर चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 2 ATP और प्लस 2 पायरुविक एसिड, तो वहां पर एक पायरुविक एसिड कितना एनर्जी? 18। तो 2 पायरुविक कितना? 36 है 2। एक ग्लूकोज को टूटने से कितना? 38 ATP बन गया, 38 ATP बन गया। याद रहेगा इतना। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। उसका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस, उसका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि क्या कहता है? पायरुविक एसिड को एनर्जी में ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। आगे बढ़ा जाए। अब श्वसन अंग, क्या चीज? श्वसन अंग।
तो बहुत ऐसे जंतु होते हैं जिनका अपना अलग अलग श्वसन अंग होता है। जैसे देख लो यहाँ पर श्वास नली और ट्रेकिया, श्वास नली या ट्रेकिया, तो ये टीडा और तेलचट्टा, मतलब टीडा और तेलचट्टा का श्वसन अंग कौन हो गया? श्वास नली या ट्रेकिया, मतलब श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। किसके द्वारा? श्वास नली या ट्रेकिया। कौन हो गए वो? हो गए टीडा और तेलचट्टा। जैसे टीडा इस तरह का, इसको क्या है, ये टीडा हो गया, और इस तरह का ये वाला जो देख रहे कौन से हो गया? तेलचट्टा हो गया। ये जो होते हैं ना, ये मुख से नहीं लेते हैं, मुख से नहीं, यहाँ से ट्रेकिया से। कहाँ से? ट्रेकिया से वायु को अंदर लेते हैं, ट्रेकिया से वायु को अंदर लेते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है गिल्स या गलफड़, मछली, झींगा, सीप, ये मुंह से नहीं, ये कहाँ से? गलफड़, जिसको गिल्स बोलते हैं। ये वाला देखो, ये मछली का एक गिल्स हो गया, ये वाला देख रहे हो वाला, ये मछली का कौन सी हो गया? गिल्स हो गया, जो इस तरह से भिन्न भिन्न लेयर में होता है, भिन्न भिन्न लेयर में होता है। तो पानी वो लेता है, अब पानी लेता है तो वो आ जाता है गिल्स में। तो गिल्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, समझो इन लोगों का, एक तरह का यंत्र है जो क्या करता है कि जल से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर चला जाता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो मुंह से जल लेता है, ऐसा नहीं कि ये गलफड़ से जल को लेता है, ये जल को लेता है कहाँ से? मुंह से। और जरूरत भर का H2O के क्या करता है? H2O जल से ऑक्सीजन निकाल लेता है। अब बाकी यदि फालतू की चीजें है, जल ज्यादा जल तो गलफड़ से क्या करता है? इसको निकाल भी देता है। क्या करता है? अपने जरूरत भर का ऑक्सीजन H2O से, H2O को तोड़ करके ले लेता है, अब बाकी को क्या करता है? निकाल देता है। ऐसा में अच्छा, उसके बाद फेफड़ा, लॉन्ग्स, जैसे मेढक हो गया, सर्प हो गया, कछुआ, मानव, पंछी, ये सभी जो है ना, ये फेफड़े से लॉन्ग्स के द्वारा अपने, इनका श्वसन अंग कौन हो गया? फेफड़ा हो गया, लॉन्ग्स हो गया। क्या हो गया? जैसे सर्प हो गया, इसका भी अपना फेफड़ा होता है, नहीं, कछुआ हो गया, इसका भी अपना फेफड़ा होता है। उसके अलावा हाँ, मेढक देखो ध्यान से, ये हो गया आपका झींगा मछली हो गया, कौन सी हो गया? झींगा मछली हो गया। तो किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। इसलिए पानी में रहते कोई दिक्कत नहीं होता है, पानी में जल होता है, जल के H2O को तोड़ करके ऑक्सीजन से अपना काम क्या करते हैं? वो चला लेते हैं। अच्छा, मेढक, ध्यान से देखो, मेढक जो होता है ना, वो श्वसन की क्रिया अपना क्या कहते हैं, हाँ, तीन तरह से, एक तो अपने मुंह के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी, और फेफड़ा के द्वारा भी लेता है, फेफड़ा के द्वारा भी लेता है। जैसे देखो, जब मेढक जब छोटा रहता है तो इसको हम टेडपोल बोलते हैं, तो कुछ इस टाइप से रहता है, देखो पानी में तैरते रहता है, मछली के जैसा होता है। जब बहुत छोटा होता है टेडपोल, तो ये वाला हो गया, है कि नहीं? बड़ा हो जाएगा तो इस टाइप से हो जाएगा। तो छोटा होगा तो क्या करता है? किसके द्वारा? फेफड़ा, त्वचा या मुंह, किसके द्वारा? जमीन के अंदर रहेगा तब मुंह के द्वारा, किसके द्वारा? मुंह के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया काम चला लेता है। कब? जब इस अवस्था में रहे, टेडपोल की अवस्था में रहे तब। बड़ा होता है तो फेफड़ा के द्वारा भी और त्वचा के द्वारा भी। तो जमीन के अंदर जब रहेगा तो त्वचा के द्वारा अपना श्वसन की क्रिया कर लेता है, और ओपन रहेगा तब फेफड़ा के द्वारा, किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा।